बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक जो कि है जी एवेपोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके फैक्टर्स भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं, डेली लाइफ से भी इसका टच है। तो इसलिए डेली लाइफ वाले जो टॉपिक्स हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, सबसे पहले हमें उसकी हेडिंग्स को प्रिपेयर करना होता है। जैसे यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मेंशन हैं, हेडिंग्स मेंशन है। अगर आप इसको इस तरह से तैयार करोगे तो ये एक तो जल्दी तैयार हो जाएगा और लॉन्ग टर्म तक आपको याद भी रहेगा इंशाल्लाह। तो अगर हम बात करते हैं वेपरेशन की, तो एक फिजिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल फिनोमिना है। इसकी डेफिनेशन पहली हेडिंग आपने यहाँ पे देनी है, डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स स्पॉन्टेनियसली, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एवेपोरेशन। ये बहुत की इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, दैट इज दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। आप चाहें ना चाहें इसने होना है कि सिंपल आपके पास एक ऐसा अमल जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स के अंदर, गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहा जाता है एवेपोरेशन। और इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली, ये खुद ब खुद होगा। अगर आप चाहें ना चाहें इसको एनर्जी प्रोवाइड करें ना करें, इसने होना है, ये अनहोनी है। खैर, तो अगर हम बात करते हैं इसके ये की पॉइंट्स की, ये जो स्टार बने हुए हैं बचपन में जैसे टीचर्स आपकी चीक्स पर बना दिया करती थी, इनको भी वैसे ही स्टार समझे, जिस जिस तरह उनके लिए खुशी होती थी इनसे भी खुश हो। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हर एक पॉइंट से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है, तो इनको इसी तरह से आपने याद रखना है। तो सबसे पहले इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक के बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। एंडो जो वर्ड है केमिस्ट्री के अंदर, इसका मतलब लिया जाता है इनसाइड, और ये जो यहाँ पे वर्ड है थर्म, थर्म का मतलब हम लोग लेते हैं हीट। इक का मतलब लिया जाता है प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट कम्स इनसाइड द सिस्टम। हीट अगर सिस्टम में अब्जॉर्ब होती है तो उसे कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये इसका मतलब यह है कि एवेपोरेशन जहां पे भी होगी हीट अब्जॉर्ब होगी। देखिए यहाँ एंडोथर्मिक कहा और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कहा। आपको ये भी पता है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन विच अकर्स इन द नेचर, जो एक्सोथर्मिक होते हैं वही स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन ये दोनों चीजों को फॉलो करेगा। और रियल लाइफ में इसकी काफी सारी एग्जांपल्स है हमारे पास, अभी हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये बात कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक, जब आप ये की पॉइंट या ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसके लिए आप ये वाली एग्जांपल लिखोगे। इसमें जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है, इसको अगर हमें वेपर फेज या गैस फेज में कन्वर्ट करना है तो हमें इतनी एनर्जी यहाँ पे इसको देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। दूसरा जो स्टार हमने बनाया है वो है जी, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगेन ये अनहोनी है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये हमेशा होगा, इसने रुकना नहीं है। चाहे आपके पास टेम्परेचर माइनस, बाज लोग औकात बच्चों के माइंड में आता है कि ये प्रोसेस, जब हम किचन से एग्जांपल लेते हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो एवेपोरेट होता है, वो उसके वेपर्स बनते हैं, लेकिन अगर पानी को गर्म ना किया जाए तो ये प्रोसेस नहीं होता होगा। ये बिल्कुल एक गलत ख्याल है, इसको सही करें कि एवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स। ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि टेम्परेचर चाहे ज्यादा है चाहे कम है, इसने होना है। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। हाँ, ये जरूर है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन की स्पीड फास्ट होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी। ये फैक्टर जरूर है, लेकिन इट अकर्स एट ऑल दी टेम्परेचर्स। उसकी वजह कैसे आप इसको एलेबोरेट करोगे कि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, ऐसे कह लें माइनस में चला गया है, तो फिर वहां कहाँ एवेपोरेशन होगी। हाँ, अनटिल अनलेस आपका जो लिक्विड वाटर है लिक्विड फेज के अंदर मौजूद है, वो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को ऑब्जॉर्व करेगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंडिंग से हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं। आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन शो करते हैं और कॉन्टिन्यूअली मूव करते रहते हैं। तो जब वो कोलाइड मूव कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से जिस मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो औकात से बाहर हो गया। अब उसे उस लिक्विड वाले इन्वायरमेंट से निकलना है, वो वहां से एस्केप आउट करने की कोशिश करेगा, और वहां से एस्केप आउट करने के लिए उसे वेपर फेज में जाना होगा। इसका मतलब उसने सराउंडिंग से या अपने ही लिक्विड मॉलिक्यूल से एनर्जी को गेन किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया और वहां से निकलने की कोशिश की, तो वो वेपर बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे टेम्परेचर कम भी है, लिक्विड के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे और वहां से एस्केप आउट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए एवेपोरेशन अकर्स एट ऑल दी टेम्परेचर्स। उसके बाद है जी, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। ये भी इसी से रिलेट कर रहा है कि सपोज हमारे पास कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ बना लेते हैं यहाँ पे।
ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब यहाँ से किसी एक मॉलिक्यूल को फोकस करते हैं, हम सपोज इस वाले को फोकस करते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या करता है, कोलाइड करता हुआ इससे भी एनर्जी गेन कर लेता है, इससे भी एनर्जी गेन कर लेता है, इससे भी करता है, ठीक है। और इतनी भी काफी नहीं रही इसको यहाँ से निकलने के लिए। ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जिसकी बढ़ेगी वो ऊपर चला जाएगा, सरफेस के करीब, बिल्कुल करीब। और फिर जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये सराउंडिंग से भी हीट अब्सॉर्ब कर लेगा और यहाँ से एस्केप आउट होने की कोशिश करेगा। और अब पहले जो वो लिक्विड फेज में था, अब वो वेपर फेज में बन गया, गैस फेज में बन गया। इसलिए कहते हैं कि जो वेपोरेशन है वो मोस्टली सरफेस के ऊपर होती है, नीचे से नहीं होती। जो भी मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे वही वहां से एस्केप आउट करेंगे। दैट्स व्हाई एवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना। इसके बाद एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि एवेपोरेशन की वजह से हमेशा कूलिंग प्रोड्यूस होती है। डेली लाइफ में आप इसको दो तरह से रिलेट कर सकते हो कि जब स्वेटिंग ग्लैंड्स, हमारे पसीना क्रिएट करने वाले स्वेटिंग ग्लैंड्स वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी पे स्वेट प्रोड्यूस होता है। उससे क्या होता है कि जब स्वेट प्रोड्यूस हो जाता है तो हमें ठंडक फील होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि स्वेटिंग ग्लैंड्स ने स्वेट प्रोड्यूस किया, वो लिक्विड है, वाटर की फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ। तो वो जो लिक्विड है वो क्या करेगा, सपोज यहाँ पे कोई ड्रॉप पड़ा हुआ है स्वेट का, तो जब यहाँ पे मेरी हथेली से वो बाहर जाएगा तो यहाँ पे ठंडा क्रिएट होगा। हुआ क्या, दरअसल वो जो ड्रॉप यहाँ पे पड़ा हुआ था उसने इस यहाँ से मेरी हथेली से मेरी बॉडी के अंदर से हीट को ऑब्जॉर्व किया, हीट को ऑब्जॉर्व किया यानी कि अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया, और यहाँ से उड़ने के लिए उसने मेरी बॉडी की एनर्जी को, हीट को ऑब्जॉर्व कर लिया। अब चूंकि इस एरिया पे हीट जो है कम हो गई, इसलिए मुझे यहाँ पे ठंडक फील होगी। इसको आप रिलेट कर सकते हो इस स्वेटिंग वाले प्रोसेस से भी, या फिर जब हम मोस्टली शॉवर लेके आते हैं, किसी फैन के नीचे बैठ जाए, जो नॉर्मली हम लोग बैठते हैं, तो अगर फैन के नीचे बैठे तो आपको ठंडक फील होगी। उसकी वजह यह है कि जब आप शॉवर लेके आते हो आपकी बॉडी पे वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स पड़े होते हैं, और वो वहां से जब आप आते हो एयर के साथ कांटेक्ट में, तो एयर क्या करती है, एवापोरेशन की स्पीड को फास्ट कर देती है, और वो ड्रॉप्स जो हैं तेजी से हमारी बॉडी के अंदर से हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं और वहां से एस्केप आउट कर जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी के जिस पार्ट पे भी वो थे वहां से उन्होंने हीट को ऑब्जॉर्व किया और उस बॉडी पार्ट में हमें कूलिंग फील होगी। तो इसका मतलब एवापोरेशन विल ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने इस तरह से टैकल कर लेना है। लास्ट में एक की पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस वन इज द फिजिकल चेंज। अगर वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गए हैं, अगर इस प्रोसेस को आप दोबारा वापस लेके आओ, जिससे अब आप एवेपोरेशन नहीं बल्कि कंडेंसेशन कहोगे, तो फिर ये दोबारा से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आप लिक्विड से गैस फेज में जाओगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एवेपोरेशन। इतना अमाउंट एनर्जी का अब्सॉर्ब होगा इस रिएक्शन में, प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। लेकिन अगर यहाँ से वापस आते हो, जो गैस के मॉलिक्यूल से इनकी एनर्जी उतनी रिलीज करवा दें, जितनी ये अब्सॉर्ब हुई थी इतनी एनर्जी अगर रिलीज करवा दें, तो ये मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे और दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। यानी कि ये ऊपर वाला प्रोसेस हमारे पास हुआ एवेपोरेशन, और अगर हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो दोनों प्रोसेस जो है फिजिकल चेंजेस में होते हैं, तो हम ये दोनों करवा सकते हैं। यहां तक हमने कुछ की पॉइंट्स कवर किए हैं एवेपोरेशन को लेके। आगे इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है जी इसके फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर्स एवेपोरेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कौन से फैक्टर्स एवेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर एक लिक्विड जिसके वेपर्स हमने बनाने हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे ज्यादा, तो उसके वेपर्स आसानी से नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रांगली अटैच होंगे। इस वजह से उसके वेपर्स आसानी से नहीं बनेंगे, उसकी इवेपोरेशन नहीं होगी, बहुत फास्ट नहीं होगी, बहुत स्लो होगी। इसी वजह से हम कहेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर हैं स्ट्रांग, अगर हैं ज्यादा, तो एवेपोरेशन का काम क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। अगर ये ज्यादा है तो ये कम है, इसी वजह से हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इनवर्सली रिलेटेड टू एवेपोरेशन। और इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो, आपके पास मेंशन है गैसोलीन जो है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिल्कुल वीक होती हैं, ऐसे कहें कि ना होने के बराबर होती हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पोलैरिटी होती नहीं है, इसी वजह से इसकी एवेपोरेशन बहुत फास्ट होती है। गैसोलीन से मुराद आप लोग ले लो पेट्रोल।
पेट्रोल का कहा जाता है ना कि अगर इसे ओपन कंटेनर में रखेंगे तो ये उड़ जाएगा। इसकी वजह यह है कि उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो बहुत वीक हैं, इसलिए पेट्रोल जो है वो वोलेटाइल है और जल्दी से उसके वेपर्स बन सकते हैं। तो उसके वेपर बनने की स्पीड बहुत तेज है, और वजह क्या है कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक है। जबकि वाटर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स के तौर पे पाई जाती है। तो वाटर के जो वेपर्स हैं वो इतनी आसानी से नहीं बनते, उसके लिए हमें इसको हीट करना पड़ता है। दैट्स वाई इसकी एवेपोरेशन होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे भी होती है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो गैसोलीन जो है उसकी एवेपोरेशन तेज होती है और वाटर की स्लो होती है। उसके बाद दूसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एवेपोरेशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर टेम्परेचर होगा ज्यादा तो एवेपोरेशन की जो स्पीड होगी वो भी ज्यादा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन की स्पीड कम हो जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पे जो चीज एक्सप्लेन की है वही काम आएगी कि अगर हमें किसी लिक्विड को हीट करना है, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो हीट होगा, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वो जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, कभी इधर से एनर्जी ले रहा था, कभी इधर से, कभी सराउंडिंग से, उसको एनर्जी वो हीट की फॉर्म में मिल जाएगी जब हमने उसको हीट किया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और वो आसानी से यहाँ से एस्केप आउट हो जाएंगे, और हम कहेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो हमारे पास एवेपोरेशन की स्पीड है वो क्या हो गई है, तेज हो गई है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो एवेपोरेशन तेज हो गई, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया का मतलब कितनी जगह है जहां से एवेपोरेशन हो रही है। तो सरफेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद द एवेपोरेशन। इसका मतलब भी ये हुआ कि अगर सरफेस एरिया किसी भी सब्सटेंस का, किसी मॉलिक्यूल का ज्यादा है तो उसकी एवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा। अगर ये कम होगा तो एवेपोरेशन भी स्लो होगी। इसकी डेली लाइफ में बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है कि आप साउसर यूज करते हो चाय को ठंडा करने के लिए, तो अगर चाय को कप के अंदर रखें तो वो काफी देर लेती है ठंडा होने के लिए, क्योंकि कप का जो सरफेस एरिया है वो कम है। लेकिन साउसर की अगर हम बात करते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसी वजह से जो चाय है उसके अंदर पोर आउट करते हैं तो वो जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती है। इसके अलावा आप सरफेस एरिया की एग्जांपल ले सकते हो पानी की। पानी अगर किसी बॉटल के अंदर पड़ा हो जिसका सरफेस एरिया ऊपर से बहुत कम है, जैसे बॉटल का ढक्कन वाली जगह है वो बहुत स्मॉल होती है, तो वो सरफेस एरिया है कम, वहां से पानी इतनी जल्दी एवेपोरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप पानी को जमीन के ऊपर फेंक दो तो पानी जल्दी जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। इसका मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एवेपोरेशन की स्पीड उतनी तेज हो जाएगी। उसके बाद ये तीनों फैक्टर्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसी तरह से प्रिपेयर कर लेने। एग्जांपल हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, ये बस बोनस पॉइंट हमने एंड पे दिए हुए हैं कि अगर हॉट टी को देखा जाए कि वो जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है, तो उसकी वजह है एवेपोरेशन। कि हॉट टी के अंदर जो लिक्विड है उसकी एवेपोरेशन होती है और वो एवेपोरेट होता है, वहां से हीट को ऑब्जॉर्व करके वहां से कूच कर जाता है। इस वजह से हीट ले गया वो अपने साथ और बाकी ठंडक छोड़ गया, तो इसी वजह से हॉट टी जो है वो कोल्ड हमें मिलती है कुछ देर के बाद। और जो वेट क्लोथ्स हैं, अगर आप धूप के अंदर डालते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, तो उनके अंदर भी जो पानी था वो हीट ऑब्जॉर्व करता है सूरज से या सराउंडिंग से हीट ऑब्जॉर्व करता है। इस वजह से वहां से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एवेपोरेट कर जाते हैं, और जो वेट क्लोथ्स हैं वो हीट ऑब्जॉर्व करने की वजह से, या कहें कि एवेपोरेशन के फिनोमिना की वजह से, वेट क्लोथ्स जल्दी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। That's all about the evaporation from my side. It's a very important long question from the first year class. आप इसको तैयार करें, बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप लोग इसकी अगर हेडिंग्स बनाते हैं तो आपको इसको याद करने में बहुत हेल्प आउट होने वाला है। इसके अलावा भी इसकी काफ़ी सारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं, आप उनसे भी इसको रिलेट कर सकते हो, डेली लाइफ में वैसे इसको डिस्कस कर सकते हो। तो होप सो ये आप लोगों के लिए लेक्चर अच्छा रहा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कम अप विद द बॉइलिंग पॉइंट इंशाल्लाह ताला। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।